नमस्कार, एबीपी न्यूज के चुनाव स्पेशल शो घोषणा पत्र के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हमारा चुनाव का ये सुपरहिट शो घोषणा पत्र, आप जानते हैं इसमें हर बार हमें खास मेहमान को बुलाते हैं, उनसे सीधे सवाल पूछते हैं और उन्हें ये मंच मुहैया कराते हैं कि वो बताएं आखिरकार वो आधार क्या है जिसके बूते पर वो जनता के वोट की उम्मीद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज के हमारे खास मेहमान पेशे से वकील हैं, लेकिन सियासी इंजीनियरिंग में जबरदस्त महारत इन्हें हासिल है। जी, एक ऐसी सियासी इंजीनियरिंग जिसके जरिए आजकल फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, ये जीत का फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूं सतीश चंद्र मिश्रा जी की। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, और बीएसपी का अगर कोई एक चेहरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मायावती है। लेकिन पिछले लगभग 2 दशकों से कोई शख्स है जो मायावती की परछाई की तरह हमेशा उनके साथ रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि सतीश चंद्र मिश्रा हैं। पार्टी में आज मिश्रा जी का रुतबा तो महासचिव का है, लेकिन सच मानिए तो मायावती के चाणक्य हैं। रणनीति बनाते हैं, गलतियों से सबक लेते हैं और विजय के नए द्वार खोलने के लिए नित नई कोशिश करते हैं। और छोड़ करके अपने आप को जब ब्राह्मण के नाम से जानना शुरू करेंगे तब आप 16% हो जाएंगे। आपको याद होगा 2007 का चुनाव। उस चुनाव में तमाम पूर्व अनुमानों को चौंकाते हुए मायावती बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। तब 403 में से 206 सीटें जीतकर उन्होंने बड़ा उलटफेर किया था। बीएसपी की उस जीत का श्रेय चुनाव में उनकी सोशल इंजीनियरिंग को दिया गया, जिसके चीफ आर्किटेक्ट थे सतीश चंद्र मिश्रा, जिन्होंने मायावती के पारंपरिक एससी वोट बैंक के साथ ब्राह्मण वोटों का ऐसा गैर पारंपरिक गठजोड़ बनाया कि यूपी चुनाव में सबके दांव फेल हो गए। तब बीएसपी को करीब 30% वोट मिले थे। इस बार चुनौती बड़ी है, पार्टी को जीत चाहिए, तो इस बार कभी वो प्रबुद्ध सम्मेलन कराते हैं तो कभी अयोध्या में रामलला के मंदिर में पूजा पाठ करते दिखते हैं। अब की बार बीएसपी की सभाओं में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तो शंख भी बज रहे हैं, त्रिशूल लहराए जा रहे हैं और गणपति की प्रतिमाएं भी खूब दिख रही हैं। शायद ये मिश्रा जी का नया फॉर्मूला है जिसमें बहुजन की जगह सर्वजन की बात हो रही है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। तो ब्राह्मण समाज जो है वो पूरी तरीके से आज बीएसपी के साथ में है, क्योंकि उसने देखा है कि किस तरह से जब सरकार बनी थी तो बहन मायावती जी ने ब्राह्मण समाज का खोया हुआ मान सम्मान और स्वाभिमान वापस लौटाने का। लेकिन 3 बार के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा के सामने इस बार चुनौती बड़ी है, क्योंकि 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग के अब यूपी में कई वेरिएंट आ चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के लिए 2007 जैसा विनिंग फॉर्मूला फिर से तैयार कर पाएंगे? तो सियासी इंजीनियरिंग के महारथी सतीश चंद्र मिश्रा जी ने इस बार क्या फॉर्मूला निकाला है अपनी पार्टी बीएसपी को जीत दिलाने के लिए। मंच पर जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे सतीश चंद्र मिश्रा जी का। सर, बहुत स्वागत आपका इस मंच पर। और इससे पहले सर, सवालों के तर्कश से आप पर बौछार शुरू हो, मैं ये मंच आपको देती हूं कि आप बताएं दर्शकों को कि आखिरकार बीएसपी इस चुनाव में जनता के लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों है, आपको क्यों वोट दे जनता। सर, आज के रोज पूरे उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो ऐसा माहौल है जिसमें कि हर व्यक्ति बहन मायावती जी को याद कर रहा है और उनकी सरकार को याद कर रहा है। और इसलिए याद कर रहा है क्योंकि उसने उस समय देखा, उस समय का राज्य देखा जिस समय महिलाएं सुरक्षित थीं, किसान जो थे फल फूल रहे थे, उनकी आमदनी 2 गुना कर दी थी। उन्होंने खाली घोषणा नहीं की थी, लेकिन घोषणा के बगैर आमदनी 125 रुपये क्विंटल से बढ़ा करके 250 रुपये क्विंटल करने का काम किया था। उस समय
महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होता था, बेरोजगारी दूर करने के लिए हर तरह का उन्होंने काम किया। आते ही 1,10,000 से ज़्यादा सफाई कर्मियों को नौकरी दी थी, 2 लाख से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को नौकरी दी और इसी प्रकार से 2 लाख से ज़्यादा अध्यापकों को भी नौकरी दी, औरों को भी नौकरी दी। जितने जो पुरानी सवर्णों को लेकर के नौकरियां रोक दी गई थी, रोक लगा दी गई थी, उसको भी हटाने का काम बहन मायावती जी ने किया था और उस सरकार में फिर हर वर्ग को नौकरी मिली थी और लगभग 15 से 20 लाख लोगों को नौकरियां मिलने का काम हुआ था। लेकिन आज के रोज़ क्या हो रहा है? आज जो है महिलाएं परेशान हैं, उनके साथ में दुराचार हो रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में होता है। किसानों को मारा जा रहा है, गाड़ी से कुचल करके दबाया जा रहा है और उसके बाद उनकी जान भी ली जा रही है। और इस उनके ऊपर जो कानून लादे गए थे, जब उनको वापस भी किया तो आज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम उसको फिर से दोबारा लाने के काम करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे कानून थे। लेकिन बहन मायावती जी ने ये घोषणा, आपको मालूम है 9 अक्टूबर को जब लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग लखनऊ में इकट्ठा थे, उन्होंने कहा था हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अब की बार क्या होगी? प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने की और बेरोजगारी के साथ में कानून व्यवस्था को स्थापित करने की, जो उनका यूएसपी है। जैसे ही आती हैं कानून व्यवस्था दूर है और हर वर्ग को, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े वर्ग समाज के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके भाईचारा बनाते हुए उत्तर प्रदेश का माहौल बनाने का काम होगा। और विकास जो 2007 से 12 के बीच में किया था उन्होंने, चाहे लखनऊ शहर देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, 29,000 जो डॉक्टर अंबेडकर गांव का समग्र विकास है वो देख लीजिए, आधा दर्जन से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी और उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस बनाने का देख लीजिए, हर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेजेस, ये सब बनाने का काम देख लीजिए। अस्पतालों का उन्होंने हर ज़िले के अस्पतालों को नया करने का काम किया था जो जर्जर हालत में थे। तो अब की बार जो है, जो इस 10 साल में वो बिगड़ गया सब, और जिस तरीके से माहौल भी बिगड़ गया, उसको लेकर के जहाँ पर एनकाउंटर्स हो रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अल्पसंख्यक लोगों को रोज़ बुलडोज़र दिखाया जाता है, 100 से ज़्यादा एनकाउंटर ब्राह्मणों के हो गए। तो इन सारी चीज़ों को देखते 500 से ज़्यादा हत्याएं हो गई। तो इन सबको देखते हुए अब की बार उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो हर तरह से फेल हुई, जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार हुई थी। और अपने आप पूरी प्रदेश की जनता आज बहन मायावती जी की तरफ देख रही है और वो चाहती है कि वो दोबारा से आए, सत्ता में बैठे। बहुत शुक्रिया सतीश जी, आपने विस्तार से अपनी बात रखी। लेकिन आपकी बात जब मैं सुन रही थी तो मेरे जहन में सवाल पहला ये आया सर कि एक लिखित घोषणा पत्र सार्वजनिक तौर पर बीएसपी की तरफ से जारी क्यों नहीं किया जाता है? जवाबदेही, जिम्मेदारी से बीएसपी को डर लगता है क्या? देखिए, हम लोग उस तरह की राजनीति, हमारी पार्टी की जो मुखिया हैं वो साफ स्पष्ट कहती हैं बहन मायावती जी कि हम धोखाधड़ी वाला काम नहीं करना चाहते हैं, हम लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहते हैं, हमें जो करना है हम करके दिखाते हैं। और वो कहती हैं कि हम ये करेंगे। अब की बार उन्होंने कहा है कि हम बेरोजगारी हमारा पहला मुद्दा होगा, तो बेरोजगारी दूर करने का अब की बार योजना उनके मन में अभी से है, अभी से योजनाएं बन रही हैं और किस तरह से उसको हम लोग ज़मीनी स्तर पे लाएंगे वो जब सरकार बनेगी अपने आप दिखेगी। पिछली बार भी दिखाया, हम लोगों ने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया था। घोषणा पत्र जारी करने का काम वो लोग करते हैं जो कि चुनाव आने के पहले लोगों को, जो वोटर्स हैं, उनको भ्रमित करना चाहते हैं कि अब हम ये करेंगे, ये करेंगे। 5 साल के बाद उन्हीं लोगों से आपको एक बार ज़रूर, जैसे आप ये घोषणा पत्र का कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसी प्रकार से एक कार्यक्रम करना चाहिए। जिन्होंने घोषणाएं दी थी उन घोषणाओं में कितनी करी उन्होंने पूरी? सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बद्री जी, आप कहते हैं कि बीएसपी एक बहुत अच्छे तरह से चुनाव को लड़ रही है, लेकिन दलितों में बहुत सारी जातियां हैं, लगभग 50 जातियां हैं जो छोटी छोटी दलित जातियां हैं जिनमें बीएसपी का मोबिलाइजेशन उस तरह से नहीं बढ़ा है। वो जाटो सेंट्रिक या थोड़ा और बड़ी जातियां हैं उस तक पहुंचा है। तो बीएसपी का इसके लिए क्या कार्य योजना है इस चुनाव में? और आप बार बार अपने हर भाषणों में आप कहते हैं, आप और बहन जी भी, कि सर्वजन की बात करते हैं और सर्वजन में दलित प्लस। तो दलित के लिए आपके पास विशेष क्या है इस चुनाव के लिए
जिसमें आप दलितों को फिर से कोहेसिव रूप से मोबिलाइज कर पाएं? इसके लिए क्या नारे, क्या घोषणा, क्या है आपके पास? देखिए, दलित समाज के बारे में इस तरह की बड़ी कोशिशें लोगों ने की। लोगों ने सोचा कि कुछ हम बांट लें, बंटवारा कर लें, लेकिन बांट नहीं पाए आज तक। अगर बांटा होता तो हमारा 22 से 23% जो वोट हर हाल में रहा है, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी पूरे देश में, जब 2014 में जब हमारी एक भी सीट नहीं आई थी, तब भी हम लोग तीसरी सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर में पाए थे। सीट नहीं पाए, वोट शेयर में पाए थे। आज भी हमारी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी पूरी कंट्री में, नेशनल पार्टी तो है ही है, लेकिन वोट शेयर में तीसरे नंबर पे है। और वो ये जो समाज है वो अच्छी तरह से देख रहा है कि जो बाकी लोग, बाकी पार्टियां हैं, इस समाज को वो लोग खाली कोशिश करते हैं कि किसी तरह से बहन मायावती जी से या बीएसपी से वो इधर उधर करके कुछ बंटवारा कर लें। लेकिन अब की बार मैं आपसे कह सकता हूं, और जिस तरह से हम अभी घूम रहे हैं, जिस तरीके से 2022 में, और दलित समाज का हर वर्ग आपने देखा होगा पीछे, अभी पिछले 1 महीने के अंदर लगभग जितने भी इनके अलग अलग जातियां के लोग हैं, उनके सबके जो बड़े से बड़े नेता लोग थे, अपने सैकड़ों लोगों के साथ आकर के उन्होंने हमारी सभा में ज्वाइनिंग करी, और उन्होंने अपना पुराना नाता छोड़ा, और उन्होंने कहा कि अब की बार हम बहन मायावती जी को हाथ मजबूत करने का काम, क्योंकि उनके पास योजनाएं हैं उनके लिए। अगला सवाल लेते हैं सर। वो एक कहावत है ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मतलब आपकी पार्टी के साथ कुछ ऐसा लगता है। सालों तक आपके यहाँ कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता था, सोशल मीडिया से आपकी तौबा कर रखी थी। अभी सब लोग रोड शो कर रहे हैं, कोई भी हो, मैं प्रधानमंत्री मोदी हो या अखिलेश यादव भी हो, कोई आंदोलन होता है तो उसमें कहीं मायावती या उनकी पार्टी नहीं दिखती है, मायावती जी। तो ये जो इतना बदलाव आया, तो पूरे झिझक के साथ क्यों बदलाव करते हैं? पूरा बदलाव क्यों नहीं करते कि हम भी देखें मायावती रोड शो कर रही हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज्म आप भी करिए, बदलिए, खड़े तो रहिए लोगों के साथ, वो दिखे तो कम से कम सही। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया पंकजा जी। 2 चीज़ें, एक तो ये कि आपने कहा कि हम लोग बदलाव ला रहे हैं, बदलाव ले आए हैं, हम सोशल मीडिया में आ गए हैं, प्रवक्ता ले आए हैं, तो इसका आप विरोध कर रहे हैं या आप इसमें स्वागत कर रहे हैं? अगर हमने ये बदलाव किया है तो ये तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए कि आपके प्रवक्ता भी आ गए, आप सोशल मीडिया में भी आ गए। हमारा देखिए, सोशल मीडिया और टेलीविज़न, हमारा जो वोटर है वो अपने कार्यों में ज़मीनी स्तर पे लगा रहता है। हमारे कार्यकर्ता भी लगे रहते हैं, वो हर बूथ लेवल पे हर दिन अपना कार्य कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। दूसरे लोग हमारी अब नकल करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नकल के लिए भी तो अकल चाहिए, और वो जिस तरह से नकल कर रहे हैं वो नकल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग रोड शो, हम लोग प्रदर्शन, हम लोग तोड़फोड़, हम लोग रेल रोको, बस रोको, गाड़ी जलाओ, ये सब चीज़ें क्यों नहीं करते हैं? आप कह रहे हैं ये करेंगे तो हम लोग दिखेंगे। देखिए, हमारी पार्टी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है। हमारी पार्टी कभी भी तोड़फोड़, इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। ना सड़क में लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, आम पब्लिक को, आम जनता को हम नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी संपत्ति है। जो संपत्तियां हैं, सरकारी संपत्तियां हमारी संपत्ति, आपकी संपत्ति है। उसमें अगर हम आज आग लगा दें, तोड़ दें, तो हम लोग ये नहीं करते। हम लोग प्रदर्शन करते हैं, एक नोटिस देते हैं, जिला अधिकारी को नोटिस देते हैं, औरों को देते हैं, नोटिस दे करके उनके प्रांगण में जाके और उनकी जगह जा करके अपने प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इस तरह की तोड़फोड़ की राजनीति हम लोगों ने कभी नहीं की, और आगे भी हमारी पार्टी इसमें डिसिप्लिन मेंटेन रखती है, अपने कार्यकर्ताओं से भी कहती है कि इस तरह की चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है और ऐसे तोड़फोड़ नहीं करनी है। सर, लेकिन सवाल यह है कि मायावती कहाँ हैं? आज की जो राजनीतिक शैली है, जहां 24/7 नेता नजर आते हैं, क्या मायावती जी की जो राजनीतिक शैली है वो इस दौर की राजनीतिक शैली से मेल नहीं खाती? और क्या यही बीएसपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती नहीं है? देखिए, ये कहना कि वो रोड शो क्यों नहीं कर रही हैं, वो सड़क में क्यों नहीं कर रही हैं, अगर हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग नेशनल पार्टी है, बीएसपी के अगर आप यूट्यूब में चले जाएंगे तो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हम लोगों की रैलियां हो रही हैं, वो इनके रोड शो से 10 गुनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है, हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अभी अपना प्रदेश लेवल पे जो उनके सिपाही लोग हैं, जो हर लेवल पे चल रहे हैं, हर बूथ लेवल पे हमारी मीटिंगें हो रही हैं, हर जिले में मीटिंग हो रही है, हमारे हर छोटे बड़े नेता इस समय कार्यक्रम में कर रहे हैं। तो वो लोग अपने अभी ज़मीनी स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद बहन मायावती जी की जब ज़रूरत पड़ेगी और जिस समय उनको आना वो महसूस करेंगे, या हम लोग पार्टी महसूस करेगी, वो ज़रूर आएंगे, और बहुत जल्दी आने वाली। आप लोगों को बहुत जल्दी वो मिलेंगी, आपको मीटिंगें और एड्रेस करते हुए सब लोग। चलिए सर, इंतज़ार रहेगा। अगला सवाल। इसी कंटिन्यूएशन में मैं आपसे पूछना चाहूँगा
कि क्या इसके पीछे जो मायावती जी ने अपने आप को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा है पिछले 4.5 साल में, बिल्कुल पब्लिक में नहीं दिखती हैं, तो क्या इसका कारण है कि उनको पब्लिक से, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थी तब भी वो पब्लिक को दूर रखती थी, इनएक्सेसिबिलिटी उनकी एक वर्च्यू रही है, तो क्या आज की डेट में ये इस दौरान इसलिए नहीं आई है कि उनको ईडी और सीबीआई का डर है कि डिस्प्रोपोर्शनेट कैसेट्स का केस उनके ब्रदर के अगेंस्ट चल रहा है, क्या ये कारण है? और एक सवाल और इसके अलावा, पहले इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, आप दोनों सवाल कर। दूसरा सवाल ये है कि वैसे तो मायावती जी के राज में कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था, क्या आज ये समझा जाए जिस तरह आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और आप लीड ले रहे हैं और बहुत बढ़िया लीड ले रहे हैं, तो आपको उन्होंने ऑफिशियली उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया? देखिए शरद जी, आपके जितने सवाल हैं वैसे तो उनका उत्तर आपको खुद मालूम है, लेकिन मैं फिर भी आपको दे दूंगा, क्योंकि आप जो हैं आपने एक कहा कि वो आइसोलेशन में रहती थी, पिछली सरकार में भी आइसोलेशन में रहती थी, पब्लिक से नहीं मिलती थी। ये सवाल कोई और करता तो समझ में आता था, मैं तो आपके साथ स्वयं उनको लेकर के और उनके साथ में पंजाब भी गया और जगह घूमे हम लोग, और हम लोग इकट्ठा थे और आप साथ में हम लोगों के थे, तो ये चीज़ आप उस समय की याद करिए और आपको लगेगा कि कैसे हम लोग इकट्ठा चले थे और साथ में घूमे भी थे। दूसरा ये कि जहाँ तक आपने कहा कि ईवी और सीबी और आईडी और ईडी और सीबीआई और ये सब चीज़ें, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी पिछली बार 2003 में और केंद्र सरकार में, तो उन्होंने सीबीआई और ये और वो सब कर लिया, और करने के बाद क्या नतीजा निकला? माननीय नीचे की अदालत से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक सब जगह हम लोगों को उनके खिलाफ जीत मिली, हम लोग मुकदमा जीते, और उनके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आईटीओ से लेकर के और उच्च न्यायालय तक वो लोग लेकर के गए। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी चलाने का काम किया, पीछे नहीं हटे। शुरुआत बीजेपी ने की थी, कांग्रेस ने भी उसको बढ़ाया, लेकिन हर स्तर पर एवरीवेयर हम लोग जो हैं जीते और क्लीन चिट मिली। और आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज के रोज़ बहन मायावती जी के ऊपर एक नए पैसे का भी किसी भी प्रकार का कोई भी मामला उनके ऊपर नहीं, किसी भी अदालत से लेकर के किसी डिपार्टमेंट से लेकर कहीं पर भी बिल्कुल नहीं बचा। हर जगह उनका जितना भी एसेट्स था या जो भी चीज़ें थी उसको उन्होंने अप्रोप्रिएट पाया। देखिए, उत्तराधिकारी की आप बात कर रहे हैं, मैं जो हूँ आपको मालूम है 20 वर्षों से इस पार्टी में हूँ, और मुझे ये भी याद है कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। मैं तो महाधिवक्ता बन के उनके साथ में आया, जुड़ा, और उसके बाद हमको वो राजनीति में लेकर के आई, लेकिन हम राजनीति से दूर रहते थे। आप हमारे एक मित्र, बहुत खास मित्र शरद प्रधान जी, उन्होंने मुझको एक दिन बैठ करके आधा घंटे का लेक्चर दिया, कहा कि इससे आप नहीं भाग सकते, आपको इसमें अगर कहा जा रहा है तो आपको आना चाहिए, और आप नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर उसके बाद हमारा मन बदला और हम भी इसमें आ गए, लेकिन उत्तराधिकारी के रूप में कभी न हमने सोचा है न कभी सोच सकते हैं। हमारी नेता बहन मायावती जी हैं, हमसे कम उम्र की हैं। आपने बहुत ही पोलाइटली अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पीछे रखते हुए कहा कि आप मायावती जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मेरा सवाल उससे आगे का है, अगर आप इतने दिनों तक काम करने के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी उनके नहीं हैं, तो फिर मायावती का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है? क्या वो उनके परिवार से है? क्या वो चेहरा आकाश आनंद है? देखिए, इसका उत्तर हम भी पहले दे चुके हैं और स्वयं बहन मायावती जी भी दे चुकी हैं। बहन मायावती जी अभी 20 वर्ष तक तो अभी वहीं पर वो मैदान में खड़ी हुई और बिल्कुल फिट हैं, और वो मोर्चा संभाल करके हैं और मोर्चा संभालती रही, और हम लोग उनकी और भी दीर्घायु की कामना करेंगे कि 20 वर्ष नहीं और भी ज़्यादा। जब वो स्टेज आएगी तब कौन होगा, क्या होगा, तब उस समय उसकी बात की जाएगी। उत्तराधिकारी की बात वहाँ होती है जहाँ पर कोई बाहर जा रहा हो और हट रहा हो, तो वहाँ उत्तराधिकारी की बात होती है। सर, आकाश चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, आकाश आनंद कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आकाश आनंद लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं।
हमसे पूछा था आपके परिवार के लोग क्यों जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार से भी कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है, हमारे बेटे कपिल मिश्रा भी वो सब जगह घूम रहे हैं। तो कपिल जी तो यहाँ हमारे बीच में हैं, जरा खड़े हो जाइए, कपिल जी के लिए भी तालियां हो जाएं। ये अगला सवाल था मेरा, अच्छा हुआ आपने जवाब दे दिया कि कपिल जी चुनाव लड़ेंगे क्या, आपके बेटे ये इन्हीं से पूछ लीजिए। चुनाव लड़ना है? नहीं, देखिए, ना मैं पार्टी में कोई पद लेने जा रहा हूँ, ना मैं कोई चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए, ख़ासतौर से जो उनकी दिक्कतें हैं, ख़ासतौर से बेरोज़गारी, मुझसे डेली 200 से 250 युवा रोज़ मिलते हैं, तो मैं बस उनकी तकलीफ़ें, दिक्कतें एक माध्यम बनना चाहता हूँ आदरणीय बहन जी तक पहुँचाने का। और बस आदरणीय बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए मेरे से जो हो पाएगा, और अपने आदरणीय पिताजी की मदद करना, कोई उसमें बुरी बात तो है नहीं, कोई परिवार हो ये तो कुछ है नहीं, तो मैं नहीं मदद करूँगा तो कौन करेगा फिर? तो फिर बस मैं उनकी मदद के लिए लगा हूँ, आदरणीय बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए, बस इसी में हूँ। और जाकि 5वीं बार वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आएँ और इस प्रदेश की जनता का तभी भला हो सकता है। थैंक यू सो मच। प्लीज हैव अ सीट। सतीश सर, इस बार बीएसपी है कहाँ? क्योंकि मुकाबला उत्तर प्रदेश में आमने सामने का बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच का नजर आ रहा है। चुनावी सर्वेक्षण एबीपी न्यूज पर रोज शाम 6 बजे मैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री शो लेकर आती हूं, और उसमें जो हमारे आंकड़े हैं सी वोटर सर्वे एजेंसी के, वो भी ये बता रहे हैं कि बीएसपी तो कहीं है ही नहीं। तो क्या ये 2022 विधानसभा चुनाव बीएसपी के अस्तित्व वाला चुनाव है सर? देखिए, ये हम सी वोटर हो या कोई और हो, हम लोग जो हैं इसके बारे में इसलिए कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह के जो सर्वे एजेंसीज़ हैं, वो सर्वे एजेंसीज़ किससे मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, कितने वोटरों से मिलती हैं। हम हर ज़िले में जा रहे हैं, हम मिल रहे हैं 50,000 लोगों से हर दिन। वो कौन से लोगों से मिल करके ये सर्वे निकालते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। और क्योंकि हम लोगों के पास भी इस तरह की बहुत सी एजेंसियों ने कांटेक्ट किया था कि आप लोग हमसे बात कर लीजिए, हम आपका ये दिखा देंगे, हम आपका असलियत दिखा देंगे। हमने कहा असलियत दिखाने के लिए भी अगर हमको किसी एजेंसी को पकड़ना पड़ेगा तो बेकार है हमारे लिए। और लेकिन आप ज़मीनी स्तर पर आप जो आपको दिखता है खाली अगर कोई गाड़ी से घूम रहा है, उनके साथ में कुछ 500 लोग घूम रहे हैं, वो नज़र आ रहे हैं, और जो लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हमने ये ज़रूर किया कि हमने उसके बाद वहाँ की कुछ तस्वीरें हमारे यूट्यूब में भी हैं, हमने फ़ोटोएँ हैं, वो हमने लोगों के पास भेज दी। हमने कहा देखिए शायद आपको हम भी नज़र आने लगेंगे, बीएसपी भी नज़र आने लगेगी। हमने पंकज झा जी को भी भेजा, और पंकज झा जी ने कहा कि उसके अगले दिन हमारे पास आ गया कि अब हम आपके यहाँ आ रहे हैं। तो हमने कहा असर हुआ, क्योंकि इन्होंने देखा कि कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, कितने क्या हैं, तो हमने वो देने का काम किया। हमने कहा शायद हम पहुँचा दें, हमने कुछ नहीं लिखा, हमने सिर्फ तस्वीर भेजी थी। तस्वीर भेजने के बाद उसका हमको जवाब ये मिल गया कि आज आप लोग यहाँ पर हैं। अगला सवाल। भाई साहब, बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के साथ, सपा के साथ और भाजपा के साथ गठबंधन किया। गठबंधन का अनुभव क्या रहा आपका, और क्या गठबंधन की प्रक्रिया जारी रखेंगे या अब आपने विराम दे दिया है? एक किसी के साथ का सवाल है कि क्या वजह है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ही बार बार टूटती है? कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में इतना बाइफर्केशंस नहीं होते हैं। जब भी कोई नई सरकार बनती है, हंग असेंबली होती है, तो टूटने वाली पार्टी बीएसपी होती है। देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट में, पर्सनल चाह में जो लोग इधर से उधर चले जाते हैं, तो उनके बारे में आप कभी कुछ नहीं कह सकते। ये आप देख रहे हैं पूरे देश में किस तरह से माहौल चल रहा है। ये अफसोस की बात है, राजनीति में, पॉलिटिक्स में जो आपको चुन करके भेज रहा है, जिस जनता ने आपको चुन करके भेजा है, उसको आप धोखा दे करके और उसके बाद पलटी मार के कहीं और जाते हैं। तो इसी पे तो संवैधानिक पीठ में जब उत्तर प्रदेश का मामला हुआ था, 37 एमएलए गए थे, तो उसमें आर्गूमेंट्स हुए थे। हम ही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमने किया था। वो बात दूसरी, वहाँ हमारे विरोध में 37 वकील खड़े हुए थे, पूरे देश के सब वकील थे। लेकिन अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि इसमें अमेंडमेंट की बात ज़रूरत है। एक बार नहीं, कई जगह 10th शेड्यूल को अमेंड होना चाहिए, और इसके लिए हमने तो पार्लियामेंट के अंदर भी कहा, कोर्ट के अंदर भी कहा, आगे भी कहते रहेंगे, जब मौका मिलेगा तो उसको करवाएंगे भी, कि 10th शेड्यूल का जब तक ये अमेंडमेंट नहीं होता है कि अगर आप जिस पार्टी से आप चुन करके आएँ और जिस सिंबल को लेकर के आप चुन करके आएँ, उससे आप खिसक करके दूसरी जगह जाना चाहते हैं अपने मिनिस्टर बनने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में अगर नहीं आई तो उसके लिए, तो उसी मिनट
ऑटोमेटिक, किसी ये नहीं कि आप पिटिशन फाइल करिए और डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशन लाइए 10th शेड्यूल में, इसके लिए नहीं, उसका ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन जब तक नहीं होगा इस देश में इसी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग, ये पैसा, इसका धन बल, ये सब होता रहेगा और राजनीति की कभी भी साफ सुथरी राजनीति नहीं हो सकती। तो इसके तो शिकार पूरा देश है इस समय इसको लेकर के। गठबंधन पे हम आपको बता दें, गठबंधन का हम लोगों ने पहले गठबंधन किए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कटु अनुभव रहा। गठबंधन के साथ में जब कटु अनुभव रहा तो हम लोगों ने उसको ये तय कर लिया कि हम लोगों को कोई गठबंधन नहीं करना। अब हम गठबंधन अगर कर रहे हैं तो यहाँ की जनता से कर रहे हैं, सीधे सीधे हम हर वर्ग की जनता से कर रहे हैं और अब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। और वो लोग जो गठबंधन कर रहे हैं आपस में, उसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए गठबंधन वही करेगा और पार्टियों का सहारा ढूंढेगा जो कि कमज़ोर हो, और उसी को बैसाखी की ज़रूरत है। ठीक है सर, अगला सवाल लेते हैं। सर, अभी आपने जैसा कहा आपके नेता जो छोड़ के जा रहे हैं, लालच में जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि आपके 19 विधायक जीतते हैं और उसमें से आधे से ज़्यादा छोड़कर बागी हो जाते हैं। आपके कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, लालजी वर्मा, रामाचल राजभर, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं। तो इन नेताओं को रोक पाना आप लोग के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों बन गई? आखिर इतनी बड़ी नेशनल पार्टी है, 30 नंबर की पार्टी है, तो अपने ही नेताओं को आप रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, अगर 8 MLAs जो थे वो एक दलित समाज का जिसको हम लोग राज्यसभा में चुनाव में मैदान में उतारा था, उसको हरवाने के लिए दूसरी पार्टी के साथ मिल करके समाजवादी पार्टी ने जिस व्यक्ति को उतारने का काम किया, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को उसके विरुद्ध, उसके साथ में जब खड़े हो जाएंगे और किस वजह से खड़े होंगे आखिरी चुनाव के 6 महीने पहले, तो जो भी कारण है वो सब लोग समझ सकते हैं कि अगर ऐसे वक्त पे गए हैं तो एक उद्योगपति के साथ गए तो वो क्यों गए होंगे। तो ऐसे लोग जो इस तरह का कार्य करेंगे और जो इस तरह से दूसरे के साथ में हाथ मिलाएंगे, तो उसके साथ में तो अनुशासनहीनता के तहत में कार्रवाई बहुजन समाज पार्टी में होनी ही होनी है। जो भी इस तरह का कार्य करेगा, कोई भी हो, अगर हम करेंगे तो हमारे साथ भी होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और जहाँ तक आपने बाकी कहा कि लोग छोड़ करके गए, वो छोड़ करके नहीं गए, ये जितने लोग हैं इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। ये पार्टी से निष्कासित हैं और निष्कासित करने के बाद ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहता। वो तो जब चुनाव आएगा वो फिर चुनाव वो लोग लड़ेंगे, उनका क्या नतीजा आएगा वो भी 3 महीने 2 महीने के अंदर आपके सामने आ जाएगा। अगला सवाल। मिश्रा जी, सीता जी का केवल नाम लेना काफ़ी नहीं है। आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, एब्सोल्यूट नंबर्स में और परसेंटेज टर्म्स में सबसे कम महिला कैंडिडेट खड़ी करती है। ऑर्गेनाइजेशन और इलेक्शन में महिलाओं की भागीदारी क्या बढ़ेगी, क्या बदलेगा इस चुनाव में? और एक दूसरा छोटा सा सवाल है, जो आपने पहले कहा था कि जो पार्टी से निष्कासित नेता हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं अगली अन्य पार्टीज़ को, लेकिन आपकी पार्टी का ओबीसी नेतृत्व भी आपसे कुछ नाराज़ लग रहा है। उसको साधने के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, ये जो है ये कहने की बातें हैं कि ओबीसी जो है वो ओबीसी तो हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में, अभी जो हमारी बैठकें हो रही हैं उसमें ओबीसी समाज जो है इतनी बड़ी संख्या में आ रहा। हमारे तो प्रदेश के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो राजभर हैं। और राजभर को हम लोगों ने, भीमराव राजभर को जो है हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया पार्टी का, बहन मायावती जी ने, और वो ओबीसी समाज से आते हैं। और ओबीसी समाज को पूरी तरजीह पूरे उत्तर प्रदेश में दी गई है, और सीटों में भी और हर जगह। और महिलाओं को जिस तरह से अब की बार बहन मायावती जी ने निर्णय लिया कि हम युवा को सामने लाएंगे, युवाओं को लेकर के आएंगे, 50% से ज़्यादा युवा ऑर्गेनाइजेशन में आज बहुजन समाज पार्टी के अंदर आ चुके हैं, 50% से ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ये तय किया कि अब हमारे जो युवा लोग हैं उनको, चाहे महिलाएं हों और चाहे वो पुरुष हों, उनको हम हर स्तर पर लाने का काम करेंगे। और हमारे हर स्तर पर अब महिलाएं और पुरुष दोनों यंग जो हैं वो आ गए हैं। और महिलाओं को तो बहुत टिकट दे रही। हम तो अभी कार्यक्रम करके आए हैं और जिन सीटों पे गए उसमें से तो बहुत ज़्यादा सीटें ऐसी थी जिसमें कि महिलाएं हमारी प्रत्याशी घोषित हैं, और उनकी हमने मीटिंग भी ली। महिलाओं को अभी जब लिस्ट निकलेगी तो आप खुद देखेंगी कि हमारे ख्याल से पहले भी
और अब की बार भी बहुजन समाज पार्टी में जितनी महिलाओं को जीतने के लिए टिकट दी जाएगी, जो जीत करके आएंगी, मंत्री भी बनाने का हम लोगों ने महिलाओं को किया, हर चीज़ किया हर सरकार में, अब की बार भी महिलाओं को पूरी तरजीह दी जा रही है और उनको टिकट भी दी जा रही है और उनको हम लोग आगे बढ़ाने का काम हर स्तर पर कर रहे हैं। मिश्रा जी, बार बार बीएसपी में पार्टी टूटती है, पिछले एक्सपीरियंस से क्या कुछ सीखा नहीं है, या ये एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी तो एक होता है कि अपने लोगों को साथ नहीं रख पाती है? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि इसका हमने अभी आंसर दिया भी कि बीएसपी या कोई अन्य पार्टियों में भी लोग छोड़ के जाते हैं, अन्य पार्टियों से हमारे यहाँ भी आए हैं लोग पहले, लेकिन अन्य पार्टियों की नोटिस नहीं ली जाती है। हमारे यहाँ जिसको हम निकाल देते हैं, जिसने पार्टी के विरोध में कोई काम किया, उसको हमने अगर निष्कासित कर दिया, वो किसी पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेता है तो कहते हैं कि देखिए इन्होंने छोड़ दिया पार्टी और चले आए। तो अगर इसको छोड़ना या टूटना कहते हैं तो इसको ये हम नहीं मानते हैं। अगला सवाल। सतीश जी, अभी हरिद्वार से जिस तरह के वीडियो भाषण आए हैं, कुछ जो भगवाधारी लोग जिस तरह से एक समुदाय के खिलाफ हिंसा की बातें कर रहे हैं और एक तरह से एथनिक क्लिनसिंग की बात कर रहे हैं कि इतने लोगों को मारना है, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक वहाँ नहीं हो रही है। एक दूसरा इसी से जुड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से, चाहे केदारनाथ हो या अयोध्या हो या बनारस हो, वहाँ पर जो मंदिर निर्माण या पूजा के काम से जो सनातन हिंदू धर्माचार्य हैं, जो परंपरागत शंकराचार्य, उन लोगों को बाहर कर दिया है और एक तरह से पार्टी को उसमें मतलब जो ट्रस्ट भी बनाया है राम जन्मभूमि का, उसमें भी एक पार्टी के ही सारे लोग हैं उनके। तो इसको आप क्या कहेंगे, कितना खतरा है इससे सनातन हिंदू उसका? देखिए, दोनों चीज़ों का मैं आपको जवाब दूंगा। पहला तो आपने जो कहा कि जिस तरह से हरिद्वार में बोला गया, जिस तरह से उन्माद फैला, देखिए ये शुरुआत है। ये अभी चुनाव तक 3 महीने तक देखिएगा, ये तो स्टार्टिंग है, ये ट्रेलर है। और इस तरह का अभी उत्तराखंड में भी चुनाव हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। ये आपको अभी जिले जिले इन लोगों के नेताओं के द्वारा कहते हुए मिलेगा, और वो एक सोची समझी रणनीति के तहत मिलेगा कि कैसे उन्माद फैले, कैसे वो समझते हैं कि अब हमसे प्रश्न हो रहा है कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमको क्या दिया, हर वर्ग पूछ रहा है। उसका जवाब जब नहीं है तो लोगों को कैसे भ्रमित किया जाए, कैसे लोगों को कहा जाए कि नहीं हम धर्म वाले हैं तो हमको वोट दें। क्या धर्म ये सिखाता है कि आप जो है किसी को मारने की बात करिए, किसी का कत्ल करने की बात करिए, लेकिन ये समझते हैं कि इससे शायद ये हिंदू मुस्लिम इस तरह की चीज़ें कर सकेंगे या और भी कुछ कर सकेंगे। लेकिन आज के रोज़ अच्छी बात ये कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है और यहाँ उत्तराखंड की भी जो जनता है, ये लोग इन सब चीज़ों से बहुत सतर्क हैं और बहुत अब की बार इनकी इस षड्यंत्र को अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। और दूसरा जो आपने कहा, नहीं खुली छूट क्या, देखिए जब जो व्यक्ति इस तरीके से बोल रहा है उसके खिलाफ तो उसी समय एक्शन होना चाहिए, उसी समय उनको उसके बाद एक्शन ले करके। लेकिन जो व्यक्ति, जिस पार्टी, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं, जिन्होंने किसानों को कुचल के मार दिया हो, किसान मार दिए गए और उसके बाद मंत्री बना के रखा हो बगल में, तो उनसे आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दूसरा, आपने सनातन धर्म की बात कही। सनातन धर्म की बात तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैंने कल भी बोला, परसों भी बोला, मैंने तो गोरखपुर में जाके बोला। हमने कहा सनातन धर्म समाप्त करने का जो षड्यंत्र है उससे सबको जितने सनातन धर्मी लोग हैं उनको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। आपने तो कुछ बातें कही, आप ये भी तो देखिए, मंदिर चाहे बनारस का मंदिर हो, चाहे हम तो विंध्याचल भी गए, अभी बनारस भी गए, विंध्याचल मंदिर में भी गए दर्शन करने, वहाँ पर भी सब तोड़ दिए गए, गरीबों के मकान तोड़ दिए, वहाँ घेर लिया हमको लोगों ने, ब्राह्मणों ने वहाँ के जो थे छोटी छोटी दुकानें 100 वर्षों से रखे थे, इसे बनारस में घेरा। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो कुछ लोगों ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए और उनकी रोटी रोजी सब खत्म हो गई, ना कोई पैसा दिया गया ना कुछ, खाली बुलडोजर लगा के और बिल्डिंग तोड़ दी। कहा कि हम इसको पर्यटक स्थल बनाने आ रहे हैं। अब आप एक आस्था के स्थान को पर्यटक स्थल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप काशी विश्वनाथ जी भी गए, हम भी गए, हम तो वहाँ जाके अचंभित हो गए कि अंदर जब जा करके देखा, जो कि काशी विश्वनाथ जी के जो मेन मंदिर है उसके इर्द गिर्द में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ जो थीं, चाहे वो गणेश जी की हो, चाहे वो वहाँ पर सरस्वती जी की हो, जो भी थी वहाँ पर पार्वती जी की थी, वो सब तोड़ करके और उनको हटा करके कहीं और ले गए।
तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को, जो उनकी चौघड़ी थी, उसी को हटा दिया आपने। कहते हैं कि पर्यटक स्थल बनाना है। तो आज अयोध्या हो, चाहे काशी हो और चाहे विंध्याचल हो, इनको तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में सनातन धर्म खत्म करने के लिए जो सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं, हमारी सरकार ने तो 250 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान दिया था जो कि सरकारी नहीं थे। इन्होंने संस्कृत विद्यालय बंद कर दिए। जो सरकारी संस्कृत विद्यालय 1500 से 500 पे ले आए, 500 जो महाविद्यालय थे उनको 200 पे ले आए, और उनको भी टीचर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहीं तो वेद पाठ पढ़ाने वाले आएंगे, वहीं तो पुराण पढ़ाने वाले आएंगे, वही तो आगे चल के पूजा पाठ करने का काम करेंगे। तो वो जब न टीचर रहेगा न पढ़ने वाले होंगे, तो आगे सनातन धर्म तो अपने आप ही समाप्त होने वाला है। सतीश जी, छापेमारी का दौर चल रहा है, इनकम टैक्स, डीडीजीआई, तमाम एजेंसी छापेमारी कर रही हैं। इसकी टाइमिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या लगता है ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? देखिए, अब इस पे कुछ कमेंट करना इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है, क्या निकल के आता, अभी तो कंटिन्यूअस चल रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम रोज़ खुलासा करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, और कब करेंगे पूरा तरीके से जब चीज़ें सामने आ जाएंगी, कौन है, किसका पैसा है, कहाँ से आया, क्या आया, हर दिन कोई नई चीज़ निकलती है, निकल के आ रही है कि इसमें अब ये निकला है, अब वो निकला, विदेशों का सोना निकला है, अब ये पैसा निकला है। तो ये चीज़ें जब पूरी तरीके से सामने आ जाएंगी तब इस पर हम लोग कुछ जवाब दे पाएंगे। सर, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक आप लोगों ने, आपने महिलाओं के बारे में पूछा, महिलाओं का ये भी पूछा आपने कि कितनी आप भागी दे रहे हैं, आपने युवाओं के बारे में पूछा, आपने कपिल मिश्रा से प्रश्न भी कर लिया, लेकिन महिलाओं के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पत्नी जो हैं वो घूम रही, महिलाओं के बीच में जा रही, कल्पना मिश्रा जी, उनसे उनको आपने, महिलाओं को कोई तवज्जो आप भी नहीं दे रही। आप रोमाना जी के रहते हुए वो महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा एक प्रश्न उठ जाएगा कि क्या बात है, रोमाना जी महिलाओं के साथ में नहीं है। बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, जरा एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। कैसा अनुभव हो रहा है मैम? बहुत अच्छा। और जैसा कि आपने बोला है, तो जब पति इतना काम करेंगे, इतना बिजी रहेंगे, तो पत्नी होने के नाते नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भी, मैं आदरणीय बहन जी के लिए कुछ करें। अगर महिलाओं को जोड़ने के हम सक्षम हो जाते हैं, या मेरा जो गोल है वो पूरा हो जाता है, तो हम समझेंगे कि हमने बहन जी के लिए बहुत कुछ कर दिया है। और लेकिन योगी राज में तो वो कानून व्यवस्था के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि देखिए जी, हमने कहा था कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे और हमारे राज में तो महिलाएं सुरक्षित हैं, तो फिर कहाँ गुंजाइश बचती है? ये तो आप लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं कि योगी राज में तो पुलिसिया राज चल रहा है, रोको एंड ठोको की राजनीति चल रही है। महिलाओं को कहाँ सुरक्षा मिल रही है? बहन जी ने ज़रूर महिलाओं के लिए किया था, उनके लिए स्पेशल थाने बनाए थे, उनके लिए उनके खास इंस्ट्रक्शन थे कि अगर कोई भी महिला अगर पीड़ित है, परेशान है, तो उनकी सुनवाई पहले की जाए। आपको पता होना चाहिए कि इतनी सरकारें आई हो गई और महिलाओं के लिए महिला आयोग का गठन बहन जी ने किया, सबसे पहले महिला आयोग का गठन किया, और बहन जी के शासनकाल में महिला आयोग में काम भी हुआ है। तो ये हम कहाँ से देख लें कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं? तो ये आप देख लीजिए। हम लोग तो योगी सरकार के दावों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह। और आपने क्योंकि लखनऊ की लड़की की बात की है, तो यहाँ पर बेटियां भी बैठी हुई हैं, परिवार के बाकी लोग भी हैं, मुझे लगता है जरा सा आगे आ जाना चाहिए। हमने महिलाओं को आगे रखा है, हमारे नहीं, बात मुझे लड़कियों से करनी होगी सर। हमारी 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, तो हम लोग महिलाओं को ही तवज्जो देते हैं। और मैं लड़कियों को इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्लीज आगे आइए, प्लीज आगे आइए, आप चारों लोग आगे आ जाइए प्लीज। तो चारों बेटियां यहाँ पर सतीश जी की, और प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि साहब लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आप लोग क्या कहेंगे? भाई देखिए, लड़की हैं, लड़ सकते हैं, ये आज हमें नहीं कोई बताने आ रहा है, ये हमें आज किसी को सुन करके नहीं याद आता है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक्चुअली अगर किसी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है इन हिस्ट्री पास्ट 30 years 40 years, दैट इज़ आर बुआ जी, बहन कुमारी मायावती जी। उन्हीं ने आज सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान की लड़की को ये एक भरोसा दिया है, एक विश्वास दिया है और हिम्मत दी है, और देती आई हैं इतने सालों से कि आप लड़की हैं, आप अपने लिए लड़ सकती हैं। अगर आप उनकी खुद की पर्सनल हिस्ट्री देखें,
वो एक महिला होके उन्होंने अपने घर से कदम बाहर रखा। उनके घर में आप उनकी किताबें अगर पढ़ें, उनकी बायोग्राफी पढ़ें, उनके घर में भी काफ़ी क्वेश्चंस उठे कि आप कैसे जाएंगे, आप कैसे गांव-गांव जाएंगे, आप एक औरत हैं, आप एक लड़की हैं। तो उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस पे फुल स्टॉप लगाया। दैट वाज नॉट अ क्वेश्चन मार्क। शी वेंट आउट, वो अपने घर से बाहर गई, उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में सारी महिलाओं को इकट्ठा किया। महिलाओं का ही नहीं, सारे युवाओं को, सब लोगों को, दलितों को, सबको एक शक्ति अगर किसी ने दी है तो वो शक्ति बहन कुमारी मायावती जी ने दी है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये उन्होंने ही सिखाया है। लेकिन आज ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जो दोहराया जा रहा है, और साथ ही साथ लड़कियों को सुविधाएं देने की बात भी की जा रही है कि आप स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे, तो फिर हमें ये सब नहीं चाहिए। एक्चुअली लड़की हैं तो हमें सिर्फ स्कूटी और मोबाइल नहीं चाहिए, हमें ऐसे लुभावने आप कोई गिफ्ट नहीं दीजिए। हमें एजुकेशन देंगे, हमें एजुकेशन देंगे, हम खुद ये सब ले लेंगे, हम इसके सक्षम खुद बन जाएंगे। हमें पढ़ने तो दें, घर से निकलने तो दें, हमें कोई वहाँ से अगवा तो न कर ले घर से। अब तो घर के अंदर ही सब आके उठा के चले जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एंड सेफ्टी चाहिए हम लोग को, बस सेम एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज आइए, जोरदार तालियां जरा, क्योंकि ये लड़कियां हैं और दमदार तरीके से लड़कियों की आवाज एबीपी न्यूज के माध्यम से मुझे लगता है कि तमाम दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश चंद्र मिश्र जी, घोषणा पत्र के इस मंच पर आने के लिए।